तो हम अगला लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो प्रॉपर्टीज में क्या है एल्केन्स का, पहले देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका ऑर्डर के लिए। तो हमारा क्या है, देखिए पहले क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमारे दो प्रॉपर्टीज में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट का और एक मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। देखो एल्केन में क्या होता है, कोई भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होना पॉसिबल नहीं है, क्यों, OH बॉन्ड, NH बॉन्ड, HF बॉन्ड नहीं होता है। तो एल्केन में क्या, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन से इंटरेक्शन होंगे, दे हैव कॉमन इंटरेक्शंस व्हिच आर वीक वैन डर वाल्स टाइप इंटरेक्शन फोर्सेस। अगर इसमें होंगे वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनका ऑर्डर क्या होता है, वीकेस्ट होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑन द मॉलिक्यूलर मास। तो हम बोलते हैं इसमें क्या होता है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम इसमें एक पैटर्न देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास और साइज। यहां पर एक चीज और देखेंगे कि फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज विद ब्रांचिंग फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड्स। एक्चुअली होता क्या है, ब्रांचिंग से क्या होता है, ब्रांचिंग डिक्रीज द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, ब्रांचिंग डिक्रीज द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देन टेक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा इससे, दैट ऑल्सो डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए होता है। अगर हम देखते हैं पहले फर्स्ट 4 मेंबर्स C1 to C4 दे आर गैसेस, क्यों, सबसे कम होगा इसमें, दे विल हैव वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स। फिर जो हमारे नेक्स्ट मेंबर होते हैं C5 to C18 दे आर कॉमनली टेकन एज लिक्विड्स। देखो होता क्या है, मोलर मास बढ़ता रहेगा तो उसमें क्या है, दे विल डेवलप मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, और फिर क्या है, दे कैन बिकम लिक्विड्स। और जब इसके ऊपर कार्बन पहुंचेंगे, एल्केन हैविंग मोर देन 18 कार्बन, द कंपाउंड बिकम सॉलिड्स, ब्रांचिंग वाला पॉइंट पर अगर क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज उनको एक कंपाउंड दे दिया है एन ब्यूटेन है, एक दिया है आइसोब्यूटेन, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कैन यू एक्सप्लेन। अगला कंपाउंड दिया आपको है एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांच लगाया हमने और हमने वाले 2 ब्रांच लगा दी इसके अंदर। अब पूछा है इन दोनों कंपाउंड में क्या होगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, या एक और लेते हैं यहां पर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो क्वेश्चन पूछता है कि यहां सब कंपाउंड लिखा आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, तो इनमें क्या ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट्स का। ब्रांचिंग करने पे क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया एंड देयरफॉर दे आल्सो डिक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। उससे क्या हो जाता है, इंटरेक्शन फोर्स वीक हो जाते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समय सेम टाइप का आपको मिलेगा देखने वाला पैटर्न, जितना ब्रांच बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा आइसोमेरिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखो। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, दे डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट।
इन सॉलिड स्टेट। पैकिंग जितना अच्छा होगा, क्लोज पैकिंग होता है, उतना ही कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखिए अगर हम बोलेंगे इसमें क्या है, यहां भी पॉइंट सेम होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास बढ़ेगा, बिकॉज मोलर मास बढ़ेगा तो डेफिनेटली साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, पैकिंग जैसे भी उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बढ़ेंगे तो उस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। फिर अगर हम बात करेंगे इसमें एक पॉइंट आपका कॉमन थोड़ा ध्यान रखें, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है क्या कि एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन alkanes than those with odd number of carbon atoms। डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, इसको उसने कि नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर एल्केन, लेकिन ध्यान रखो ये आपका पॉइंट वैलिड होता है जब हमारा कार्बन चेन का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा। जब कार्बन चेन का लेंथ थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे तब ये हमारा पॉइंट वैलिड रहता है। क्या लिखा है, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, आई थिंक आपको दिख रहा होगा इसमें, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें क्या इसका मीनिंग थोड़ा यहां देखते हैं, इसको दिख नहीं रहा आपको शायद। नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर एल्केन। लेकिन ये पॉइंट कब वैलिड होता है, अगर हमारे कार्बन चेन के अंदर नॉर्मली कार्बन आपके 8 से ऊपर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको कंपाउंड दिया है नोनेन, डिकेन एंड सारा एंड डिकेन, और आप लिखते हैं इसमें लेट्स से आइकोसेन 11 कार्बन है, अनडिकेन और दो डिकेन। अगर हमको इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना होगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर नोनेन, सारे एन है, स्ट्रेट चेन है, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन एंड दो डिकेन। तो इसमें क्या आना चाहिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। सपोज कंपाउंड 1 2 3 4 ले लिया हमने, क्वेश्चन पूछा है इनमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो हमारा नियम के हिसाब से क्या है, सबसे हाईएस्ट होगा दो डिकेन का, कार्बन एटम अधिक होते हैं इसके अंदर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम भी है। फिर हमारा आएगा डिकेन का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा अनडिकेन से या नोनेन से। इन दोनों में क्या है, ज्यादा कार्बन एटम है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो 3 का अधिक है 1 से। इसका रीजन क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एल्केन हैविंग even number of carbon atoms have higher melting point than those with odd number of carbon atoms। कौन से वाले से, नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर। डिकेन का मेल्टिंग पॉइंट अधिक है अनडिकेन से भी और नोनेन से भी, या दो डिकेन का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा अनडिकेन से या ट्राइडिकेन से। इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन होता है इसका स्ट्रक्चर और शेप्स ऑफ कार्बन चेन। अगर हमारे पास इफ यू जस्ट ड्रॉ वन स्मॉल चेन लाइक ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिया है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, और एक हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर हेप्टेन का। यहां पर क्या होता है, इस चेन में मिथाइल ग्रुप यहां पर है और ये मिथाइल ग्रुप यहां पर होगा, तो इट इज लाइक सिमेट्रिकल टाइप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और क्या होगा, दे कैन फिट मोर क्लोजली इन सॉलिड स्टेट। सिमेट्रिकल टाइप का शेप होता है, क्लोज पैकिंग इसमें अच्छे से हो सकता है, पैकिंग प्रॉपर होता है। यहां पर क्या है, दोनों एंड क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं। मिथाइल ग्रुप यहां पर क्या है, एक तरफ होते हैं, तो क्लोज पैकिंग में ये फिट कम हो पाता है। क्लोज पैकिंग में इस टाइप का अरेंजमेंट जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतने फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ऑड नंबर ऑफ एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है देन एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर लोअर एल्केन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें ये रूल लगता नहीं है। उसमें सिंपल जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे स्टार्टिंग में
उसमें मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। हाँ, ब्रांचिंग अगर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर हर एक में बहुत प्रॉपर नहीं मिलते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग में ज़्यादा साइज कम होगा तो पैकिंग अच्छा हो सकता है इसलिए। बट आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसमें एक और टर्म आता है हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में, तो बात करते हैं। हमारा प्रॉपर्टीज चल रहा है इनफैक्ट अभी, ठीक है, प्रॉपर्टीज चल रहा था हम लोग का। तो प्रॉपर्टीज में हमारा एक हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था अभी, इसमें हमारा एक होता है टर्म हीट ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी बोलते हैं इसको, हीट ऑफ कंबस्शन। देखो यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन को लिखने का मीनिंग होता है हीट रिलीज बोलते हैं इसको है। इसका क्या हुआ डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन of 1 mole of compound or substance in excess of oxygen or air. O2 should be excess. जो भी हम कंपाउंड लेंगे that should be acting as limiting reactant. O2 should be excess. तो इस कंबस्शन रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में जब कंपेयर करते हैं कंपाउंड के लिए तो क्या क्या फैक्टर को ध्यान रखना पड़ते हैं। कंबस्शन में क्या होता है, अगर हम मान लो एल्केन है CXH Y टाइप कंपाउंड है, एल्केन में भी एल्केन साइक्लोएल्केन भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कंबस्शन में क्या होता है X + Y/4 O2 प्रोडक्ट करेगा कंबस्शन में CO2 गैस प्लस H2। तो इसमें क्या जितना CO2 का मोल्स बढ़ेगा, वाटर का मोल्स बढ़ता है, उतना ही क्या हुआ हीट ऑफ कंबस्शन आपका बढ़ेगा, हीट इवॉल्व बढ़ता है रिएक्शन में। तो डेफिनेटली पहले देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं फॉर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। फर्स्ट वी सी द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अगर कार्बन एटम बराबर है बट H अनइक्वल होंगे तो ज्यादा H होगा, मींस मोर द नंबर ऑफ C and H atoms, more is the heat released. So we call it heat of combustion. More is the heat of combustion. ये हम देखते हैं पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास एल्केन और साइक्लोएल्केन दिए हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों में कार्बन बराबर हो सकते हैं बट एल्केन में एक H2 एक्स्ट्रा होता है, एक DB आएगा उसमें, किसमें, साइक्लोएल्केन में। तो अगर हमारे पास एल्केन्स होंगे या साइक्लोएल्केन होंगे तो देखते हैं नंबर ऑफ C and H एटम्स। जितना ज्यादा होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम उतना ही क्या होगा, अधिक होता है हीट ऑफ कंबस्शन, उतना ही क्या होगा, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबस्शन। एक पॉइंट ये हुआ। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, स्टेबिलिटी। अगर आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं तो देखते हैं स्टेबिलिटी। हीट ऑफ कंबस्शन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके कंपाउंड आइसोमेरिक हो सकते हैं, पहले आपको देखना होता है नंबर ऑफ C and H एटम्स। जितना ज्यादा होगा कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स उतना ही अधिक होता है हीट ऑफ कंबस्शन, उतना ही अधिक होता है हीट ऑफ कंबस्शन। यहां पर एक टर्म और होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्शन। स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्शन ये होता है पर ग्राम, इट इज हीट ऑफ कंबस्शन फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस होता है। यहां पर क्या होता है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, मान लो हमें कंपाउंड दिया है N प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, एक आपको दिया है N इथाइल साइक्लोब्यूटेन, एक दिया है आपका मिथाइल साइक्लोपेंटेन, एक दिया है आपका हेक्सेन। पूछा है इसमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, क्या ऑर्डर आएगा इसमें हीट ऑफ कंबस्शन का, कैन यू टेल। हमको इस क्वेश्चन में देखना पड़ता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये सारे कंपाउंड कैसे, सब में एक रिंग है, सब में क्या है, एक रिंग है। अगर सबके अंदर एक रिंग होता है तो हम क्या समझते हैं, आइसोमेरिक। और क्या है, सबका फॉर्मूला सेम है, इसमें 3 कार्बन बाहर है, 2 कार्बन बाहर है, 1 C बाहर है, यहाँ पर कोई भी C बाहर नहीं है। तो सब कंपाउंड कैसे होते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड है इसमें सारे। अगर कंपाउंड आइसोमेरिक होंगे तो हम देखते हैं इसमें
फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी इसका अधिक होता है 6 मेंबर रिंग का, फिर इसका फिर इसका फिर इसका। अगर हम चेक करते हैं इन कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर, यह है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, रीजन का स्टेबिलिटी ऑर्डर का है एंगल स्ट्रेन। स्मॉलर रिंग में क्या होता है, हाई एंगल स्ट्रेन, इसमें क्या है साइज बढ़ेगा रिंग का तो एंगल स्ट्रेन कम होता रहेगा और स्टेबिलिटी बढ़ता रहेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कार्बन एटम्स में समान है, सभी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है, सभी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर है, H भी बराबर है, आइसोमेरिक कंपाउंड में सारे। अगर आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या रिलेशन है, हीट ऑफ कंबशन से प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स होता है। तो क्या होता है हीट ऑफ कंबशन का इसमें, अगर बोलते हैं कंपाउंड नंबर ये A है, B है, C है और D है तो उल्टा होगा, A का अधिक होगा हीट ऑफ कंबशन, फिर B, फिर C, फिर D। ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन इन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारे कंपाउंड का एल्केन का जनरल प्रॉपर्टीज में कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी टेक देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। Now we take chemical properties of alkanes. In chemical properties of alkanes, हम यहाँ पे एक कॉमन रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, वो होता है हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला रिएक्शन हमारा रखते हैं हेलोजनेशन रिएक्शंस। देखो एल्केन का नाम होता है पैराफिन्स, आई टोल्ड इन बिगिनिंग पैराफिन्स। इसका मीनिंग क्या होता है, पैरा का मीनिंग होता है लो, affinity for reactions, para का meaning low, affins means affinity for reactions। paraffins क्या होते हैं, they are less reactive compounds। क्या है paraffins, less reactive alkanes। क्यों होते हैं alkanes less reactive, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर एल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, और क्या है एल्केन में कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, ना एसिडिक ग्रुप है ना बेसिक ग्रुप है। तो होता क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए एल्केन्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए बोलते हैं पैराफिन्स। एल्केन्स आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, एल्किन बोलते हैं ओलिफिन्स। तो पैराफिन्स का मीनिंग में है, पैरा मींस लो, एफिन्स मींस एफिनिटी फॉर रिएक्शंस। तो एल्केन क्या होते हैं, कम रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप नहीं होते हैं, तो इनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इनका रिएक्टिविटी काफी कम होता है केमिकल रिएक्शंस को लेके। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन का, वो होता है हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। क्या रिएक्शन हेलोजनेशन होता है, अगर हमको एल्केन दिया है, सपोज मिथेन हम लेते हैं रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन ऑफ मिथेन विद क्लोरीन इन सनलाइट, क्या हुआ इसमें HCl लॉस होता है और बनेगा CH3Cl। अगर हम रिएक्शन और करते हैं क्लोरीन से तो आपको देगा CH2Cl2, फिर से रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा अल्टीमेटली CHCl3 और देगा लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर, फाइनली द रिएक्शन दे कैन प्रोड्यूस CCl4 भाई सेम रिएक्शन। तो होता क्या है कि अगर हम लेंगे हैलोजेंस को एक्सेस में तो स्लोली ऑल हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस, स्लोली ऑल हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस बाय द हैलोजन एटम्स। अब ये रिएक्शन फॉलो क्या करता है, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फॉर द रिएक्शन व्हाट इज मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे हुआ रिएक्शन, देखो पहले हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होता है, क्या बनेगा क्लोरीन रेडिकल्स इन सनलाइट, क्या बनेगा Cl रेडिकल्स बनेगा पहले, इससे रिएक्शन स्टार्ट होता है अगले स्टेप के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टेप को, इट इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, मीथेन का रिएक्शन किया हमने क्लोरीन से, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे Cl रेडिकल से, तो CH3 रेडिकल बनेगा, प्लस बनेगा इसमें HCl, फिर CH3 रेडिकल का रिएक्शन किया क्लोरीन से, तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, और फिर रिएक्शन चलता रहता है। तो ऐसे स्टेप या रिएक्शंस अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या दिखेगा, एक रेडिकल कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन के अंदर और एक नया रेडिकल बन रहा है रिएक्शन के अंदर।
तो उससे अगला स्टेप कंटिन्यू होगा, Cl रेडिकल से आगे रिएक्शन चलता रहेगा इस तरह से। तो ऐसे स्टेप जिनमें एक रेडिकल कंज्यूम होता है और एक नया रेडिकल बनता है, उस रेडिकल से अगला स्टेप चलेगा, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? सच स्टेप आर कॉल्ड एज चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। निकल चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। जो नया रेडिकल बनेगा उससे अगला स्टेप होगा रिएक्शन का, और रिएक्शन चलता रहता है। ऐसे स्टेप जिसमें एक रेडिकल कंज्यूम होता है, एक नया रेडिकल बनता है, उनको बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। समझ में आ रहा है? और क्या होता है पॉसिबिलिटी लास्ट में? एक पॉसिबिलिटी होता है कि दो रेडिकल डायरेक्ट कंबाइन कर गए। मान लो दो हमने ले लिया मिथाइल रेडिकल्स, तो क्या देगा? CH3 या लिया एक मिथाइल रेडिकल प्लस एक Cl रेडिकल, तो क्या बनेगा? CH3Cl। या कभी ऐसा हुआ 2 Cl रेडिकल्स आपस में टकरा गए, तो क्या बनेगा? Cl2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे स्टेप जहां पे दो रेडिकल का रिएक्शन होगा आपस में और कोई नया रेडिकल नहीं बनता है, कोई अगला रेडिकल नहीं बनेगा जिससे आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो पाए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेप को, इन स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। मतलब इसके बाद हमारा रिएक्शन आगे नहीं हो पाता है, चेन रिएक्शन विल टर्मिनेट, तो इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स इन रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हुआ हैलोजनेशन रिएक्शन। इसका बेसिक मैकेनिज्म ये होता है। अब देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हमारे काम में आने वाले पॉइंट्स हैं, या किस पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पॉइंट देखते हैं। देखो इस रिएक्शन के अंदर पहला पॉइंट क्या है, हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। दिस रिएक्शन कैन बी थॉट टू बी एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस हैलोजनेशन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -4। यहां पर कितना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर? +4। तो हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर कि हैलोजेंस आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि इस रिएक्शन के अंदर क्या है? हैलोजेंस आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या होता है इसमें? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेंस, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आता है रिएक्शन के अंदर आयोडीन। तो इस रिएक्शन में ये ऑर्डर फॉलो होता है। ऑक्सीडेशन कैसे है? CH अगर आप देखते हैं बॉन्ड के बारे में, CH बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली क्लोज होता है कार्बन के। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू हाइड्रोजन कार्बन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर क्लोज टू कार्बन। बट यहां पर क्या है? CCl बॉन्ड आप लेंगे तब क्या है? कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पास हुआ क्लोरीन के देन द कार्बन एटम, तो क्लोरीन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, तो कार्बन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दैट रिएक्शन आल्सो कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? या हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। तो सारे ही रिएक्शन क्या बताते हैं? ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल सारा है। तो इस केस में ये हमारा ऑर्डर होगा हैलोजेंस का रिएक्टिविटी में। फ्लोरीन में रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव, रिएक्शंस आर नॉट कंट्रोलेबल, तो हम फ्लोरीन ही लेते हैं। वी कैन टेक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और क्या है इसमें? आयोडीन में रिएक्शन आर रिवर्सिबल। विद आयोडीन रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल, तो वी डोंट फेवर आयोडीन फॉर रिएक्शंस। फ्लोरीन में रिएक्शन कैसा हुआ? एक्सप्लोसिव होता है। विद आयोडीन रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल, तो हम इस रिएक्शन में प्रेफर करते हैं क्लोरीन को या ब्रोमीन को। हैलोजनेशन हम दो ही लेते हैं, हैलोजेंस को, या क्लोरीन को या ब्रोमीन को। यहां पर जी देखिए, अगर हम रिएक्शन करते हैं आयोडीन का, मीथेन का रिएक्शन किया हमने आयोडीन से, क्या बनेगा इसमें? CH3I प्लस HI। इस रिएक्शन को हम फेवर कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में in presence of some oxidizing agents like iodine reactions. This can be favored in presence of some oxidizing agents. क्या इसमें कॉमनली we can take HiO3 और HNO3, ये कॉमन होते हैं। क्यों लेते हैं इसको? Because they can oxidize the reaction by product HI
यहाँ पे कंपाउंड है सपोज HI, उसको रिएक्शन किया हमने HiO3 से, क्या बनेगा इसमें आयोडीन प्लस वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन क्या होता है, HI विल बी कंज्यूम बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हुआ HI कम होगा, तो रिएक्शन कैन बी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा पॉइंट कहां से हमने अप्लाई किया है, फ्रॉम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि अगर हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम लेंगे वन ऑफ द रिएक्टेंट ले लेंगे एक्सेस में, अदरवाइज हम क्या करते हैं, वी कैन रिमूव द रिएक्शन बाय प्रोडक्ट। अगर हम इस रिएक्शन में से इसको कम करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं किसी तरीके से, तो इसका अमाउंट कम होगा तो इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। अमाउंट कैसे बढ़ेगा, दिस रिएक्शन विल बी शिफ्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, कि दे कैन ऑक्सीडाइज द रिएक्शंस बाय प्रोडक्ट HI, क्या करते हैं, विच ऑक्सीडाइज HI एंड ड्राइव द रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। HI कम होगा तो इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा कैसे, शिफ्टिंग द रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस के केस में। तो कॉमन हम रिएक्शन लेंगे इसमें क्लोरीन का और ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। इसमें अगर हम एक पॉइंट और देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स, इसका ऑर्डर क्या आता है, अगर आपके यहां तो क्या मैंने H एक टाइप के लिखे हैं, अगर डिफरेंट होंगे तब क्या देखेंगे, इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी अधिक होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर 1 डिग्री का। क्यों होता है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स। दिस रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स, दैट इज हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, हैलोजनेशन। ये हमारा सिंपल रिएक्शन हुआ, इसमें बेसिक मैकेनिज्म हुआ। उसमें अगर हमको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर है, तो उसमें हमको देखना पड़ता है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, कैसे कंपेयर करते हैं हैलोजनेशन में, देखते हैं उसको भी। मान लो हमारा एक रिएक्शन है हैलोजनेशन का, हमने रिएक्शन किया इसमें N ब्यूटेन का क्लोरीन से इन सनलाइट, रिएक्शन का मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग है सिंगल क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम इन द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। देखो कैसे प्रोडक्ट सोचते हैं आप, आपको देखने पड़ते हैं कौन से हाइड्रोजन दिए हुए हैं और कौन से इक्विवेलेंट हैं। ये प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, यहाँ भी तीनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ दो हाइड्रोजन दिए हैं, दोनों ये भी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, एक बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, और एक बनेगा CH3 CH2 CHCl CH3 2 क्लोरोब्यूटेन। इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो क्लोरीन आप लगाएंगे इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट का नाम सेम होता है 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर आप आते हैं क्लोरीन को इस पर या इस पर तो भी आइडेंटिकल है, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। इक्विवेलेंट को हम दोबारा काउंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस रिएक्शन में हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों को हम बोल सकते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमने स्टीरियो काउंट नहीं किया अभी है। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट, या इनमें प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है वो डिपेंड करता है किन किन फैक्टर के ऊपर। हम बात करते हैं उस पॉइंट को लेके। तो अगर हमको उसको देखना है तो क्या देखेंगे, इसमें यहां पे बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर्स होंगे, विच आर अफेक्टिंग यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला आता है फैक्टर यहां पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये क्या देगा आपको, इट गिव्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
available to be replaced, to give one product, to give a product। इस केस में अगर हम कंपेयर करते हैं इस पॉइंट को, देखते हैं तो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन आपके अवेलेबल हैं जो इक्विवेलेंट होंगे, 6 होते हैं। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 + 3 6 होंगे यहाँ पे। ये 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी होंगे अवेलेबल है रिप्लेस होने के लिए, वो बनाएंगे पहला वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे 6 H अवेलेबल थे इसको बनाने के लिए, और इसको बनाने में कितने H अवेलेबल है? 4। कैसे? यहां पर 2 H अवेलेबल है, 2 H यहां अवेलेबल है, कितना होगा दोनों मिला के? 4 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। दोनों को ऐड करने के बाद तो वो यहां पे दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इस फैक्टर से हम अगर कंपेयर करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा रिएक्शन होने का, नंबर ऑफ H ज्यादा अवेलेबल होंगे, सो इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ज्यादा H अवेलेबल है रिप्लेस होने के लिए, इसलिए इन दोनों में से इसका अमाउंट अधिक होना चाहिए कंपेयर टू दिस। इसका रेशियो क्या होगा दो प्रोडक्ट का? 6:4 या 3:2 आना चाहिए रेशियो दोनों का, नंबर ऑफ H के हिसाब से देखते हुए। लेकिन ये एक ही फैक्टर है, सब कुछ नहीं है, और फैक्टर भी हैं जो रिएक्शन को, प्रोडक्ट का यील्ड को अफेक्ट करते हैं। अगला फैक्टर क्या आता है? सेकंड फैक्टर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स, यहां पर आपके 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, एक सेकेंडरी, यहां पर हम देखते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इस केस में कोई भी हाइड्रोजन टर्शियरी नहीं है, बट हम चूंकि फैक्टर पढ़ रहे हैं, जनरल फैक्टर्स हैं, तो अगर कभी टर्शियरी H होगा तो उसको भी देखना पड़ता है। तो ये फैक्टर जो है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इसका मीनिंग क्या होता है? ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। जितना अधिक स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल का, जितना स्टेबिलिटी अधिक है फ्री रेडिकल का, उतना ही रिएक्शन होने के चांस और ज्यादा यील्ड के प्रोडक्ट के चांस होंगे। तो इस फैक्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए? सेकेंडरी हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव। क्यों? अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं सेकेंडरी H को, तो क्या बनेगा? इट फॉर्म्स सेकेंडरी फ्री रेडिकल जिसका स्टेबिलिटी अधिक होता है, तो इसलिए इसका यील्ड आपका अधिक होना चाहिए देन दिस वन। प्राइमरी से सेकेंडरी H का रिप्लेसमेंट का रेट अधिक होता है बिकॉज दे कैन फॉर्म मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो इस फैक्टर में अब दोनों में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा फैक्टर में। झगड़ा का मतलब ये फैक्टर बोलेगा कि इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ये फैक्टर बोलता है इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। फिर हमको एक चीज और देखना पड़ता है, हैलोजेंस कौन सा है। तो अगर हमारे पास फैक्टर आएगा थर्ड वाला, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन फॉर दिस रिएक्शन। हमको नॉर्मली इस केस में बाकी हैलोजेंस का यूज नहीं पड़ता है। हैलोजनेशन रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन दो ही हम यूज करते हैं इस रिएक्शन को देखने के लिए। तो क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे काम ये नहीं आएगा फैक्टर। एक पॉइंट और आता है जो काम आएगा डिफरेंट हैलोजेंस लेने पर, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन इज लेस सिलेक्टिव एंड वाइस वर्सा। क्या बोला रूल है? मोर रिएक्टिव हैलोजन इज लेस सिलेक्टिव एंड वाइस वर्सा, कि अगर हैलोजन का रिएक्टिविटी अधिक होता है तो उसका सिलेक्टिविटी कम होता है, उसका सिलेक्टिविटी कम होता है। इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल लेके कि मान लो आप को बहुत तेज भूख लगी है। एक केस लेते हैं कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो क्या होता है कि अगर आपका पूरा पेट खाली है, खाना सुबह से मिला नहीं है, खाने में कुछ भी नहीं मिला है सुबह से, ऐसे मान लेते हैं, और आपको बहुत तेज भूख लगा है, तो क्या होता है आप खाना देखते हैं, जो भी देखते हैं खाना खा सकते हैं उस केस में, क्योंकि आपका कि मैं ये आलू नहीं खाता हूं, कि मैं वो नहीं खाता हूं, आप उसमें चूज नहीं कर सकते हैं। जो मिलेगा आपको उसको खाना पड़ेगा। आपका सब्जी होता है पसंद का ना भी हो तो भी आपको खाना पड़ेगा, खाने का मन करेगा क्योंकि भूख तेज होती है। तो वही होता है मोर रिएक्टिव अगर आप होते हैं, बहुत तेज भूख लगा होता है, तो कम सिलेक्टिव होते हैं, जो मिलेगा वो खा लेंगे, टूट पड़ेगा उसके ऊपर। सेकंड क्या होता है?
ये काम आता है क्लोरीन वाले केस में। ब्रोमीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो क्या होता है, मोर सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, मोर सिलेक्टिव टू रिप्लेस दैट हाइड्रोजन विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। अगर ये अवेलेबल होंगे तो टर्शियरी एच का बहुत अधिक रिएक्टिविटी होगा इसमें, सिलेक्टिविटी होगा इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव वाला पॉइंट में, आप मान लो आपका पेट बहुत भरा हुआ है, ऑलमोस्ट खाली भरा हुआ है, फिर भी कोई आपको अच्छा चीज दिखता है खाने के लिए, बहुत अच्छा चीज दिखता है खाने में, आपका फेवरेट है, पेट में थोड़ा जगह है, कम जगह है, ऐसा मान लेते हैं, बहुत पूरा भरा तो नहीं मान सकते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस खाली है। फिर क्या होता है, आपका स्पेस कुछ कम खाली होगा, थोड़ा सा स्पेस है खाने के लिए, तो आप सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव मीन्स कोई अच्छा चीज दिखेगा तो आप खा सकते हैं उसको है, कोई आपका फेवरेट हुआ तो आप खा सकते हैं उसको है, आपका फेवरेट नहीं है आप उसे नहीं खाएंगे। ये होता है मीनिंग क्या, लेस रिएक्टिव अगर आपका ब्रोमीन है तो सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है इसका। अगर रिएक्टिव ज्यादा हुआ तो सिलेक्टिविटी कम होता है कि भूख तेज है तो जो मिलेगा खा सकते हैं, भूख माना रिएक्टिविटी, भूख कम है तो बहुत अच्छा चीज होगा तो खाएंगे, उसको नहीं खाएंगे। इसमें ये कहने का मीनिंग होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का ये मीनिंग होता है। अगर हम इसको देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टिविटी ऑफ एच और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का, टर्शियरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर हम रेशियो लेते हैं तीनों का रेट के लिए, लेट्स से रेशियो फॉर रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्या है क्लोरीन ब्रोमीन के केस में, अगर हम बोलते हैं प्राइमरी एच के लिए रेट है क्लोरीन का 1, ये कंपैरेटिव रेट है, रिलेटिव रेट है, तो क्या होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन में रेट कितना होगा 3.8 टाइम्स मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन, और क्या रेट हुआ टर्शियरी एच के लिए 5 टाइम्स मोर देन टर्शियरी हाइड्रोजन। ये रेट का कंपैरिजन दे रहे हैं। अगर ब्रोमीन लेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन क्या है कम रिएक्टिव है तो हाईली सिलेक्टिव, अगर इसका रेट हम मानते हैं 1 है प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए, तो कितना होगा रेट फॉर सेकेंडरी हाइड्रोजन 82 टाइम मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन, 82 टाइम मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन, और कितना होगा टर्शियरी एच के लिए 1600 टाइम्स मोर देन द प्राइमरी हाइड्रोजन। यही इसका मीनिंग है कि ब्रोमीन क्या बोला हमने, लेस रिएक्टिव है तो क्या है हाईली सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव टू रिप्लेस टर्शियरी हाइड्रोजन इतना टाइम्स अधिक होगा प्राइमरी एच के कंपैरिजन में। प्राइमरी का रेट 1 है, सेकेंडरी का रेट हुआ 82 टाइम्स होता है, और टर्शियरी का रेट होता है 1600 टाइम्स। क्लोरीन में क्या है डिफरेंस कम है, क्या है क्लोरीन में 1 है अगर प्राइमरी एच के लिए रेट, तो कितना है सेकेंडरी एच के लिए रेट 3.8 टाइम्स, कितना रेट है टर्शियरी के लिए 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा रेट आता है। तो यही आपका पॉइंट, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, कि मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन्स लेस सिलेक्टिव, डिफरेंस कम है तीनों के रिएक्टिविटी के लिए। और ब्रोमीन क्या होता है लेस रिएक्टिव है तो हाईली सिलेक्टिव, डिफरेंस बहुत बड़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना बड़ा डिफरेंस है, प्राइमरी और टर्शियरी में डिफरेंस और भी बड़ा है, प्राइमरी का रेट 1 है, सेकेंडरी का 82 टाइम है, टर्शियरी का 1600 टाइम्स अधिक है प्राइमरी के कंपैरिजन में। ये मीनिंग होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का। ये डेटा आपको हेल्प करेगा अगर हमको इनका निकालना है परसेंटेज के, दो बने हमारे आइसोमर, दो सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसी के हमको दे देते हैं एग्जांपल को। देखिए अगर हमारे पास इसी एग्जांपल को देखते हैं कि अभी के मेक वन टेबल, यहां देखेंगे टेबल में आइसोमर नंबर कौन सा आएगा, फिर टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमने कौन सा रिप्लेस किया, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स उस टाइप के, इसको हमने x मान लिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया इसमें, फिर होगा रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, इसको y ले लिया, फिर एक आता है वेड रिएक्टिविटी, नेट वेड रिएक्टिविटी, ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई कर लेंगे इसको, और एक आता है इसका परसेंटेज ऑफ आइसोमर्स। एक दो बनेंगे आइसोमर, कितना आएगा उनका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं एक टेबल की हेल्प से। तो अब आराम से पॉज करके हम इसको लिख लेंगे आराम से टेबल को, फिर समझेंगे उसके बाद में।
देखिए पहला कौन सा आइसोमर हमारे पास है 1, दो आइसोमर इसमें है, एक 1 एक 2 लिखा है। टू गेट फर्स्ट आइसोमर हमने क्या किया, वी रिप्लेस प्राइमरी हाइड्रोजन। टू गेट सेकंड आइसोमर वी रिप्लेस सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब क्या है, कितना नंबर है प्राइमरी एच का जो इक्विवेलेंट है 6 है, यहाँ पे 4 होगा। कितना आपका रिएक्टिविटी क्लोरीन का है इसमें, कितना रिएक्टिविटी क्लोरीन का है वाई के लिए देखें यहाँ पे, प्राइमरी के लिए रेट होता है 1, कितना हुआ सेकेंडरी के लिए 3.8 टाइम्स। लिखा था ना डेटा में उससे पहले उसे यूज करेंगे। एक होता है वेट रिएक्टिविटी, हम दोनों का देखें प्रोडक्ट कि ये भी है और ये भी अवेलेबल है, तो दोनों में नेट कितना होगा 6 into 1 कितना होगा 6.0, यहाँ पे होगा 4 into 3.8 कितना हो जाएगा 15.2। ये रेशियो मिलेगा आपको दो आइसोमर का। अगर हम रेशियो ऐड करते हैं तो मिलेगा 15 plus 6 21.2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, पहले का परसेंटेज 6/21.2 into 100, ये आपका आएगा अराउंड 28%। ये आएगा 15.2/21.2 into 100, ये आपका आएगा अराउंड 72%। तो इस तरह से अगर दो आइसोमर है उनका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है। देखो ये हमने लिखा टाइप कौन सा है प्राइमरी एच का, प्राइमरी आपके एच होंगे तो हमारा बनेगा पहला आइसोमर। सेकेंडरी एच को हटाने बनता है प्रोडक्ट सेकंड बनता है। नंबर कितना है 6 और 4 है, ये था प्रोबेबिलिटी फैक्टर। फिर यहां पर था रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनेशन रिएक्शन है, क्या था 1 था प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में होगा 3.8 टाइम मोर देन प्राइमरी। हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सेकेंडरी रेडिकल का इसके लिए। फिर हमने वेट रिएक्टिविटी, दोनों का प्रोडक्ट 6 into 1 4 into 3.8, दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने, फिर ऐड किया, रेशियो मिलेगा 21.2। कितना आएगा 6/21.2 into 100, 15.2/21.2 into 100। तो ये आएगा हमारा आइसोमर का परसेंटेज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलो हम इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेंगे इस रिएक्शन के ऊपर, फिर आगे कुछ और सिंपल रिएक्शन है वो देखते हैं।